साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, समय दिया आपने। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रही है। ईरान चाहता है कि हम सीधा डायरेक्ट अटैक करें, लेकिन ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि नहीं, अब अटैक से बचना चाहिए क्योंकि ईरान अमेरिका की मदद से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब उसी को लेकर कई सवाल हैं सर कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, जो हमास लीडर की मौत का बदला ईरान लेगा, और या फिर कोई और तरीका है जिससे इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जा सकता है? कैसे आप देख रहे हैं सर? हाँ राजेश, इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान में काफी गुस्से की लहर है। आम जनता भी चाहती है, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं, और काफी सारे पॉलिटिशियन भी चाहते हैं कि इजराइल के ऊपर बड़ा सा हमला किया जाए। मेरे ख्याल से इन लोगों को थोड़ा सा आयतुल्लाह खामेनी की भी ब्लेसिंग है। अब जब से नए प्रेसिडेंट आए हैं, पेजेश्कियन जो है थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जोश के साथ होश से भी काम लेते हैं। तो पेजेश्कियन ने ये तो देख लिया है कि ईरान ने जो अप्रैल के महीने में इजराइल पर बहुत ही बड़ा हमला किया था, 300 से ज्यादा ड्रोन्स, यूएवीज, रॉकेट्स, मिसाइल्स दागे थे, उसका क्या इफेक्ट निकला फौजी तौर पर, मिलिट्री तौर पर। तो पेजेश्कियन को ये भी आइडिया है कि अभी अगर फिर से एक हमला करेंगे तो उसका क्या असर होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझना पड़ेगा कि जो आईआरजी है वो हमेशा से ही कट्टरपंथी और बड़ा सख्त कार्रवाई के पक्ष में थी। हमें अभी नहीं, आज से 20 साल पहले भी, आज से 10 साल पहले भी। ईरान में एक बहुत ही अद्भुत सी स्थिति है। आईआरजी जो है वो ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है। ईरान की जब 1979 में ईरान में रिवोल्यूशन हुआ और शाह ऑफ ईरान को अपदस्थ करके भगा दिया गया, तो जो आयतुल्लाह खामेनी की सरकार आई, उन्हें काफी डर लगता था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो कि ज्यादा मॉडरेट थे, न्यूट्रल थे, कि ये शायद खामेनी की सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक नई फौज खड़ी कर दी वहां, आईआरजी। अब ये जो आईआरजी जो है, इसमें जो टॉप लेवल जनरल्स हैं, ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। मतलब इनको वहां की जो 12 कमिटी, जो इनको 12 मेंबर कमिटी जो सिलेक्ट करती है, वो सब पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर होते हैं। तो आईआरजी के टॉप कमांडर जितने हैं, हम सुनते हैं मेजर जनरल फलाना, ब्रिगेडियर फलाना, ये सारे इनको सिलेक्ट करते हैं वहां के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स। सर। तो आईआरजी जो है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा खूंखार या ज्यादा प्रोएक्टिव रही है। वो हमेशा यकीन करते रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर हमला करते रहेंगे जब तक कि इजराइल थक नहीं जाता। ईरान की जो आर्मी है, अब उनकी बात कोई नहीं सुनता। ईरान की जो एयरफोर्स है, उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो हमेशा से ही यही बोलते रहे हैं कि इजराइल से हथियारों से लड़ना मुश्किल है। मतलब ये जो सोच है, ये जो क्लैश है ईरान में पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल से चला आ रहा है। अब पेजेश्कियन जब से आए हैं, तब से वह मॉडरेट सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ईरान पर कितने भी मिसाइलें दाग लो, चाहे सीधे डायरेक्टली अटैक कर लो ईरान से इजराइल पर, या आप हिजबुल्लाह से हमला करवा लो, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। पेजेश्कियन इस पे यकीन करते हैं। तो ये ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम है। जी, एक दो सवाल और आ रहे हैं बीच में कि ईरान डायरेक्ट अटैक ना करके सीरिया, लेबनान या हमास की मदद से अटैक करे, 3 से 4 साइड से अटैक करे, ताकि जो इजराइल का डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम, उसको विफल किया जा सके। मिसाइल का अटैक
वो ड्रोन अटैक हो और वो नजदीक से हो, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को रिस्पॉन्स करने का वक्त ना मिले। क्या कितनी पॉसिबिलिटी है सर इसकी? हाँ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब अप्रैल के महीने में इन्होंने 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे थे, तो जी। उनको डाउन होना इराक से ही चालू हो गया। ये समझना पड़ेगा ओके। कि अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी एयर डिफेंस फोर्स, मिसाइलें जो हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी ड्रोन मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका ने सारे गल्फ में, पर्शियन गल्फ में, कतार से लेके कुवैत तक ताने हुए हैं। इराक की जो सरकार है, इराक में तो बगदाद में और खासतौर से दक्षिण इराक में तो पूरी अमेरिकन फौज छाई हुई है। सऊदी का जितना पूरा जमीन है और एयर स्पेस है, वो अमेरिकन फोर्सेस डिफेंड करती है। और उसके बाद ये जब ड्रोन जो इक्का दुक्का बच गए, जब वो जॉर्डन पहुंचे, तो वो जॉर्डन के ऊपर ही शूट डाउन कर दिए गए, क्योंकि जॉर्डन में यूएस एयरफोर्स ने 2 फाइटर्स, एयर डिफेंस फाइटर स्क्वाड तैनात किए हुए हैं। एक और चीज तो हुई है कि जो इराक से जो मिसाइल दागे गए, जब वो इजराइल की तरफ जा रहे थे, तो या तो उनको इराक में, सऊदी में, कतार में के एयर स्पेस में, या जॉर्डन में शूट डाउन कर दिया गया। जो इक्का दुक्का इजराइल पहुंच रहे थे, उनको अमेरिका की नेवी के जो वॉरशिप्स तैनात हैं भूमध्य सागर में, पोर्ट ऑफ हाइफा के थोड़ा पश्चिम में, उन्होंने शूट डाउन कर दिया। तो फाइनली 300 में से सिर्फ 3 रॉकेट्स, मिसाइल जमीन पर गिरे थे इजराइल में। अब पेजेश्किन का ये आकलन है, क्योंकि उनकी आर्मी भी बोलती है, जो कि उनकी एयरफोर्स भी बोलती है, कि अगर फिर से ऐसा हमला करोगे कि ईरान से जाएंगे 1600 किलोमीटर, तो क्या होता है, 1600 किलोमीटर में जाने में समय लग जाता है। अगर ड्रोन है, यूएवी है, 1600 किलोमीटर जाने में उसको 8 घंटे लग जाते हैं। अगर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, तो 1600 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा लग जाता है। तो जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, इंग्लैंड ने भी कुछ शूट डाउन किए थे। ब्रिटिश एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉयड गल्फ में और भूमध्य सागर में, उनको टाइम मिल जाता है इनको ढूंढने का। 1 घंटा काफी होता है, आधा घंटा काफी होता है रेडार से ढूंढकर शूट डाउन करने में। तो इस बार भी अगर ईरान ने ऐसा हमला किया, वो फेल हो जाएगा। 2-3 गिरते हैं इजराइल के ऊपर, ये हमें समझना पड़ेगा। ईरान की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, आईआरजी हैं, इनको समझना पड़ेगा कि इजराइल तो पिछले 70 साल से लड़ाई कर रहा है। उनके ऊपर 2-3 मिसाइलें अगर दाग देते हैं, तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। एक आध टैंक के ऊपर गिर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी हवाई अड्डे पे हवाई जहाज के ऊपर गिर गए, तो इजराइल एयरफोर्स के 1-2 हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तहस नहस हो जाते हैं। इससे इजराइल की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी और युद्ध लड़ने का उनका जो जज्बा है, वो कम नहीं होता है। तो बेस्ट बेट यही है कि हिजबुल्लाह को बोलें, हूती को बोलें, भाई आप पास पास से हमला करिए, जैसे पहले किया था। पहले आप 100 रॉकेट छोड़ते थे, इस बार एक साथ 500 छोड़ दीजिए। जी। लेकिन इसके बाद फिर क्योंकि अगर ऐसा होता है, 4 तरफ से, 3 तरफ से इजराइल पे अटैक होता है, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, सीरिया से भी कुछ आतंकी, क्योंकि मलेशिया, सीरिया भी पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है कि वहां से भी हमला हो सकता है। अब हम यहाँ पर अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका का क्या रोल देखते हैं, रूस का क्या रोल हम देखेंगे, चाइना का क्या रोल हम देखते हैं, ब्रिटेन का, G7 का क्या रोल देखते हैं, और क्या ये ट्रिगर पॉइंट होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को या वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? हाँ राजेश, काफी सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन है कि अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह से ही टेंशन बढ़ते रहेंगे और ईरान अगर इस तरह से हमले करते रहेगा इजराइल की तरफ, तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। हमें एक एक करके आकलन करना पड़ेगा। देखिए, ईरान के सपोर्ट में कौन है? रूस है, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, ज्यादा हथियार ईरान को भेज नहीं सकते। चीन बहुत दूर है, कोई डायरेक्ट लैंड लिंक नहीं है। और चीन जो है, फिलहाल जानता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा है। चीन फौजी तौर पर हथियार देकर ईरान के साथ खड़ा नहीं है।
नॉर्थ कोरिया भी बहुत दूर है। नॉर्थ कोरिया की इतनी पावर भी नहीं है कि वो ईरान के सपोर्ट में हथियार डिप्लॉय करे। तो ईरान को ये युद्ध जो है वो अकेला लड़ना पड़ेगा। कोई भी ओआईसी का देश, कोई भी अरब मुल्क या मुस्लिम देश दुनिया में 56-57 है, कोई भी हथियार लेकर ईरान के समर्थन में नहीं आएगा। हमने अक्टूबर से आज तक देख लिया, कोई भी मुस्लिम देश हथियार से ईरान के समर्थन में या हमास के समर्थन में नहीं आया। अब जैसे ये देश हैं, अब इजिप्ट है, उन्होंने कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था 1978 में ही। अब इजराइल के साथ बड़ी पक्की दोस्ती है। सऊदी है, सऊदी जो है वो तो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने ही जा रहा था पिछले साल अक्टूबर में, जब ये लड़ाई छिड़ गई इजराइल के साथ। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने तो 1995 में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे वरन दोस्त रहेंगे। उधर तुर्की है, तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की की दिली ख्वाहिश है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, एक हथगोला भी नहीं देगा, फेंकेगा इजराइल के विरुद्ध में। तो वर्ल्ड वॉर में कौन किससे लड़ेगा? पश्चिमी ताकतें सब यूनाइटेड हैं, अमेरिका, इंग्लैंड सब यूनाइटेड हैं अपने रिजॉल्व में कि इजराइल को, नेटो साथ में है और रूस हाँ। फंसा हुआ है, चीन फंसा हुआ है। बस एक आखिरी सवाल जो समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाल में ओआईसी की मीटिंग हुई, ओआईसी की मीटिंग ईरान ने बुलाई, सऊदी अरब में हुई। ईरान चाहता था कि तमाम ओआईसी के देश खड़े हों, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। मतभेद वहां पर भी देखने को मिले और ईरान को धमकी भी देनी पड़ी कि अगर आप लोगों ने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अहम खबर आई कि पाकिस्तान कह रहा है ईरान को कि अगर आपने इजराइल पे हमला करना है तो हमारी शाहीन 3 मिसाइल ले लीजिए, इससे हमला करिए, इजराइल रोक नहीं पाएगा। तो क्या हम सीधा पाकिस्तान का हमला इजराइल के ऊपर मानेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए, पाकिस्तान का जो ये ऑफर आया है ईरान को सपोर्ट करने का, इसको टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि शाहीन मिसाइल अच्छी मिसाइल है। अब 1600 किलोमीटर 1800 किलोमीटर जाके कितना इफेक्टिव रहेगा देखना है। दूसरी चीज है, इन मिसाइलों में पाकिस्तान दे भी देगा तो इनमें न्यूक्लियर हथियार नहीं है। ये राज्य समझना पड़ेगा कि इन मिसाइलों में है क्या। एक 500 किलो का वॉर हेड है, चलो ईरान के पास तो भी हैं जिसमें 1000 किलो, वो दावा करते हैं 1000 किलो से बड़ा 1400 किलो का भी वॉर हेड है, हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड। राजेश, इन मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। ये मिसाइलें जो हैं गिरती हैं बहुत बड़ा गड्ढा कर देती हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत बड़ा धुएं का गुबार उठता है, लेकिन इनसे जमीन पर कोई नुकसान नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। एक बड़ी बिल्डिंग है दुश्मन की, वो इजराइल की तहस नहस हो जाएगी, उससे इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा फोटो आता है, मीडिया रिपोर्ट जो है बड़ी अच्छी आएगी कि बड़ी बिल्डिंग जो है चकनाचूर हो गई, लेकिन उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसके 1 घंटे के अंदर ही दोबारा से इजराइल की एयरफोर्स ने भयंकर अटैक लॉन्च कर देना है हिजबुल्लाह के ऊपर। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, पिछली बार जब ईरान ने 300 मिसाइलें दागी थी, उसके 2 दिन के बाद इजराइल ने ट्रायल के लिए अमेरिका की ब्लेसिंग से 1 मिसाइल दागी थी ईरान के ऊपर। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की इस 1 मिसाइल को रोकने में नाकामयाब रही। दूसरी चीज, इजराइल की इंटेलिजेंस, और ये मिसाइल इतनी एक्यूरेट थी कि ईरान की जो S-300 था ना, उसके रेडार में ही घुस गई जाकर। एंटी रेडिएशन मिसाइल थी, तो वो रेडार की फ्रीक्वेंसी सूंघते सूंघते ईरान के रेडार में ही घुस गई, फोटो भी आए। तो इजराइल ने एक छोड़ा, वो ईरान में घुस गया इतनी प्रिसीजन से। तो ईरान जानता है कि अगर इजराइल सच्ची में ही ईरान के ऊपर हमला कर दे तो ईरान के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज अगर इजराइल की एयरफोर्स 16 या 12 या 8 फाइटर विमान लेकर ईरान पर बॉम्बिंग करनी चली जाए, उनके जैमर्स इतने बढ़िया हैं कि वो ईरान के सारे एयर डिफेंस एंड सर्विलेंस रेडार्स को जैम कर देंगे। ईरान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है अगेंस्ट एन अटैक बाय इरानियन इजराइल एयरफोर्स।
जी बिल्कुल एग्री हूं सर। यही कारण है कि राष्ट्रपति पजिशियान भी चाहते हैं कि जंग की तरफ दोनों देश ना बढ़े, और हम तो हिंदुस्तान तो यही चाहेगा कि दोनों शांति से रहे, ईरान भी शांति से रहे और इजराइल भी शांति से रहे। आतंकवाद जो लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, फैल रहा है, ईरान उस पर लगाम लगाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। आप एक बार फिर मेरे शो में आए और इतनी बारीकी से आपने चीजों को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। जय हिंद राजेश।